हेलो एवरीवन। सो टुडे विल टॉक अबाउट इंटरनेट। अभी अपन ने पिछली वाली क्लास के अंदर बात की है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है इंटरनेट? एक ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का और सर्वर्स का। ठीक है, तो वन कंप्यूटर टू अनादर जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो दिस इज नोन एज इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन डू दिस। सो ये क्लाइंट सर्वर्स के साथ काम करता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया। सो दिस इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे इंटरनेट की। सो इंटरनेट की हिस्ट्री क्या कहती है कि सबसे पहला जो इंटरनेट आया था ARPANET 1969 के अंदर, पहला पैकेट स्विचिंग डन बाय यूएसए, जिसके अंदर 4 नोट्स बनाई थी अपन ने। उसके बाद पैकेट स्विचिंग का मतलब जो पाल बॉर्न और डोनाल्ड डेविस ने बनाया था, ये डेटा को ब्रेक करता है इनटू पैकेट्स, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी रूटिंग के अंदर। सो आपको क्या पता होना चाहिए? पहले ARPANET पता होना चाहिए, 1969 के अंदर आया था। पैकेट स्विचिंग किसने करी थी? आफ्टर दिस ईमेल जो है 1971 में रे टॉमिल्सन लेके आए थे। @ सिंबल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट नेटवर्क कॉमन टूल TCP/IP 1973-83 विंसेंट सर्फ लेके आए थे। प्रोटोकॉल सूट स्टैंडर्डाइजेशन ARPANET शिफ्ट 1983। आफ्टर दिस DNS डोमेन नेम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है 1984 के अंदर। डोमेन नेम सिस्टम के अंदर आपको एक बहुत बेसिक चीज़, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अगर आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। सो डोमेन मतलब .com, .organization, .education, दीज आर द डोमेन नेम्स जो वेबसाइट के लास्ट में होते हैं ना, .com, .n, .organization। सो डोमेन मतलब .com, डोमेन मतलब .com, डोमेन मतलब .com। सो .com, .organization, .education वो पर्पसली यूज़ किए जाते हैं। जैसे .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .edu का मतलब होता है .education। सो दीज आर डोमेन नेम सिस्टम। इससे पहले हम यूज़ करते थे एड्रेसेस, जो बहुत बड़े बड़े नंबर के होते थे। उन एड्रेसेस को लोग याद नहीं कर सकते। सो फॉर द कन्वीनियंस हमने DNS सिस्टम को इंस्टॉल किया था। फिर www की बात करते हैं, 1990 टिम बर्नर्स ली लेके आए थे। आफ्टर दिस पहले ब्राउजर की बात करते हैं, 93 मॉसेक GUI ब्राउजर इवोल्यूशन इनटू नेटस्केप, यूजर अडॉप्शन बूस्ट हुआ था इससे। फिर बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। सो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, पैकेट स्विचिंग करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, लिमिटेड एक्सेस रहती है लोगों की। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रा मतलब अपने अंदर। सो ये प्राइवेट होगा, इसके अंदर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अंदर सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दिस इज प्राइवेट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक और लिमिटेड एक्सेस रहेगी, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस होती है, सॉरी। फिर एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं। एक्स्ट्रानेट इज द थोड़ा सा फैला हुआ वर्जन है इसका। जैसे इंट्रानेट के अंदर एक फायरवॉल होती है, एक सिक्योर सिस्टम होता है जिसको सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। एक्स्ट्रानेट के अंदर क्या होता है कि आपके कुछ यूजर्स होते हैं जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो होते हैं। फॉर देम हमने कंट्रोल्ड एक्सेस के लिए, पार्टनर और वेंडर के लिए, आपके दूसरे पार्टनर वेंडर के लिए एक्स्ट्रा नेट प्रोवाइड करता है फॉर आउटसाइडर्स। फिर उसके बाद इंटरनेट और www सेम नहीं होते हैं, सर्वर ओवर इंटरनेट होता है। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? तो आपको बेसिक वेबसाइट का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कलेक्शन ऑफ related web pages under one domain name system is website. एग्जाम्पल होम पेज, नेविगेशन, हाइपरलिंक्स, स्टैटिक और डायनेमिक पेजेस इसकी बात करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? जैसे जिसमें सिर्फ HTML ओनली होता है, कोई डेटाबेस नहीं होगा। वेब 1.2 यूज़ करते हैं, जिसमें वेब 1.2 क्या होता है? वेब 1.2 2004 का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ऐसा होता था कि ओनली रीड ओनली थिंग्स थी, मतलब कि आप ना वो बाईलेटरल ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, सिर्फ यूनिलेटरल ट्रांसफर होता था कि वहाँ से आप सुन सकते हो, यहाँ से रिप्लाई नहीं कर सकते हो। सो दोज आर वेब 1.2 व्हेन यू हैड द रीड ओनली थिंग। डायनामिक के अंदर क्या होगा? सर्वर साइड भी आ गई, अब स्क्रिप्टिंग हो गई, डेटाबेस बैक्ड हो गया, इंटरेक्टिव मॉडल है, इसमें इंटरेक्शन हो सकती है, बाईलेटरल है ये। उसके बाद वेब पेजेस की बात करते हैं। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन। वेब साइट पूरी साइट कलेक्शन हो गई। वेब पेज क्या हो गया? एक पेज, होम पेज, लैंडिंग पेज एक्सेट्रा, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर बात करते हैं URL की, बहुत इंपॉर्टेंट है। URL का मतलब क्या होता है? सबसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनिक आइडेंटिफाइज प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पाथ को बताता है। एक यूनिक नंबर है जो आइडेंटिफाई करता है प्रोटोकॉल को, डोमेन के साथ पाथ को बताता है। प्रोटोकॉल क्या हुआ आपका? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS सिक्योर है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हो। डोमेन क्या हो गया आपका? सो डोमेन इज www.education.com, organization.com, एनीथिंग इज योर डोमेन। पाथ क्या हो गया? फोल्डर कौन सा है, पेज कौन सा है, उसकी बात करता है, पैरामीटर्स की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम 1994 में आया था सबसे पहले। क्या होता है डोमेन? सो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन रिलेटेड नेम IP एड्रेसेस से। ह्यूमन ऐसे नाम जिसको आप समझ सको वैसे नाम क्रिएट करता है। एग्जाम्पल .com, ये कॉमर्शियल है, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। .organization, .net, .education, .government। फिर जैसे एग्जाम्पल हो गया course.aspirantsclub.com, इसके अंदर कोर्स क्या है? कोर्स की बात हो रही है, ये सब डोमेन है। एस्पिरेंट्स क्लब सेकंड लेवल डोमेन हुआ। मेन डोमेन क्या हुआ? ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, आफ्टर दिस HTTP और HTTPS।
तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिक्योर होगा अगर एस लगा हुआ है तो, एनक्रिप्टेड होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टेटलेस पोर्ट 80, HTTPS ऑथेंटिकेशन और डेटा इंक्रिप्शन के लिए काम आता है। ओके, आफ्टर दिस आईपी एड्रेस पहले यूज हुआ करते थे IPv4 और IPv6 के अंदर। IPv4 के अंदर कितने बिट्स होते हैं पता होना चाहिए, 32 बिट होते हैं, और IPv6 के अंदर 128 बिट होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया पहले। इंप्रूव्ड स्पेस, यूनिक और आइडेंटिफायर रूटिंग के लिए यूज होते हैं। कुकीज़ क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन ब्राउजर, सेशन ट्रैकिंग प्रेफरेंस, यूज्ड फॉर लॉगिन सेशंस, पर्सनलाइजेशन के लिए कुकीज़ यूज़ होते हैं। कभी कभी अपन चलाते हैं ना फाइल, कुछ भी कोई पेज खुला हुआ है, वहाँ लिखा हुआ आता है, वो परमिशन मांगता है कि अलाउ कुकीज़ और नॉट। सो दीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो कि स्टोर होता है ऑलरेडी ब्राउजर के अंदर, सेशन ट्रैकिंग के लिए, रेफरेंसेस के लिए, अगली बार आप वापस जाओ तो साइट को सर्व कर सकते हो। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके लिए यूज़ होती है, वो ऐप डेवलप के लिए यूज़ होती है। जावा किसके लिए यूज़ होती है, ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। CSS इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जनरली स्टाइलिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। सो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज, रूल बेस्ड स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ करते हैं अपन। प्रेजेंटेशन के लिए CSS यूज़ करते हैं, और जावा के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस वेब ब्राउज़र क्या होता है, सो वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक्सेस रिट्रीव कंटेंट डिस्प्ले, www इज अ वेब ब्राउज़र। सो रन वेब पेज, मैनेज बुकमार्क्स, व्यू पेज होता है। वेब ब्राउज़र एक व्यू पेज है जहाँ पे आपको दिख रही है ना चीज़ें, दिस इज़ अ व्यू पेज, वेब ब्राउज़र। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्रोम, ये वाइडर टर्म है बाय द वे। एक होता है सर्च इंजन, एक होता है वेब ब्राउज़र। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, सब होते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, बिकॉज वी गेट कंफ्यूज। तो एग्जामिनर चाहता है कंफ्यूज हो, तो एग्जाम्पल याद रखो, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ओपेरा। क्रोम और फायरफॉक्स तो आपको याद रहेंगे क्योंकि जनरली हमने यूज़ भी किया है। एज और ओपेरा बहुत कम यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ करके एज का होता है साइन, मैं भूल चुकी हूँ अब। एज और ओपेरा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। सो CFEO, CFO इज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर डिस्प्लेस कंटेंट, सर्च इंजन की बात करते हैं। सो ये वेब बेस्ड टूल होते हैं, दीज आर नैरो टर्म्स, दिस इज अ नैरो टर्म। टूल, फाइंड इन्फो, एक्सेस द इंटरनेट, इसमें सिर्फ इसके अंदर आपको सारी साइट्स मिल जाएगी। वेब ब्राउजर के अंदर पूरा ब्राउज करके देता है आपको, जबकि सर्च इंजन में यू कैन ओनली सर्च, उसके बाद खुल के सारी साइट्स ही आएंगी, ब्राउजिंग साइट्स ही आएंगी आपको। क्राउलिंग बोर्ड्स कैन वेबसाइट हो गई, इंडेक्सिंग, स्टोर डेटा इन डेटाबेस, रैंकिंग, एल्गोरिथम एक्सेट्रा। जैसे याहू, इसका एग्जांपल याद रखना सर्च इंजन का, गूगल, बिंग। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। तो नेटवर्क के जो टाइप होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी जो रेंज होती है वो 1 से 10 मीटर की होती है, जो आपकी रेंज के अंदर होता है। एग्जाम्पल ब्लूटूथ, वाईफाई, शॉर्ट रेंज, पर्सनल गैजेट्स एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ होगा, जिसमें आपके आसपास के लोग और आ जाएंगे, जैसे विद इन बिल्डिंग हो गया, विद इन ऑफिस हो गया, विद इन कैंपस हो गया। सो हाई स्पीड मिलेगी इसमें, प्राइवेट और लिमिटेड एरिया। कैन कैंपस, कैंपस मतलब कोई यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल रेंज हो गई, इंटरकनेक्टेड लैंस, सो इसके लिए कैन यूज़ करते हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब पूरी सिटी के लिए जो यूज़ हो रहा है, केबल टीवी, सिटी वाईफाई, मीडियम लार्ज टेलीकॉम नेट, इनकी बात करते हैं। वैन की बात करते हैं, वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, इन सबसे बड़ा हो गया ये कंट्री बेस्ड होगा, कॉन्टिनेंट बेस्ड होगा, ग्लोबल होगा। एग्जाम्पल बैंक्स, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लीज लाइन्स, ये सब जो होते हैं वो वैन का पार्ट होते हैं। फिर बात करते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क। सो वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम होता है वो GAN में आता है, ग्लोबल मोबाइल कम्युनिकेशन। VPN वर्चुअल, ये जो है अपन ने अभी ऊपर बात की थी एक चीज़ की, एक्स्ट्रा नेट की। सो एक्स्ट्रा नेट जो है वो जो प्रोवाइड किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ VPN किया जाता है, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जनरली आफ्टर कोविड-19 हमने इसको स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा नेट को, मतलब मोस्ट जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन, अदर पब्लिक नेटवर्क, एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, टनलिंग, सिक्योर एक्सेस रहेगी इसमें, और एनक्रिप्टेड डेटा रहेगा। आफ्टर दिस सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, WLAN सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो, वायरलेस लैन हो गया। और बैन बॉडी एरिया नेटवर्क। अंदर 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, एक नेटवर्क के पार्ट्स को कर लिया है, दूसरा अपन ने इंटरनेट को कर लिया है। इसको रिवाइज करके जाओ, एग्जाम के लिए ज़रूरी है, एक क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, इजी है। इसके बाद क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बहुत बेसिक टिप देती हूँ मैं एग्जाम के लिए, कि जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको एक चीज़ समझ लेनी है, वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड, कि कितना भी पढ़ के जाओगे कोई हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में, नो हेल्प, अब तो बिल्कुल भी नहीं। बस आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी के पास टाइम है, एग्जाम्पल आप 3 घंटे भी दे रहे हो, 3 आवर्स दे रहे हो पेपर 1 को, बस टेक्स्ट बुक पे जाओ, टेक्स्ट बुक पे जाके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ, और कोई डर वर की बात नहीं होती, आप जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया आपने, पूरा पेपर लगाया टाइम पे। इसको लगाने का भी एक तरीका बताती हूँ आपको। सबसे पहले DI को नहीं छूना है,
पहले पूरा पेपर करो। पेपर करने के बाद आपको जाना है, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। थोड़ा सा सोचो और करो फटाफट। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन करो एंड देन लास्ट में आपको डीआई के लिए एटलीस्ट 15 मिनट बचने चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, आप करके देखो, आपका पक्का से अगर किसी के 25 नंबर आ रहे हैं तो इस बार 31 पक्का आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब डीआई कर लेते तो दिमाग वैसे ही पजल हो जाता है, सबको मैथ्स आती ही नहीं है और आप करते हो मैथ्स, उसके बाद आपका जो एनर्जी है दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले उठाना है आपको डीआई तो बिल्कुल नहीं, पूरा क्वेश्चन करो, कॉम्प्रहेंशन एंड देन डीआई वह करो। उसके बाद जो भी आंसर आए आपके, जो भी एनालाइज करो अपने टेस्ट को, क्या बेसिक मिस्टेक्स आपने करी है वो मत करो। टाइम को एनालाइज करो, कितना टाइम आप ले रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। जैसे कि टाइम एंड वर्क जो है जनरली पूछा जाता है मैथ्स के अंदर, या फिर आपसे फैलेसीज जनरली पूछी जाती है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी और ये वाले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, डिडक्शन, डिनोटेशन, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर गलती करना बहुत बेकार चीज़ है, जिसके लिए एक नंबर जो है, क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर जो है वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये नहीं जाने चाहिए, इनको एनालाइज करो। कितना ही पढ़ के जाओगे लास्ट में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने सॉफ्टवेयर भी मुझसे पढ़ा भी है तो सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जो पढ़ा है और वो एग्जाम में अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है वो सिर्फ टेस्ट से पता चलता है। सो अभी टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करो। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, थीम तो रिपीट होती होती है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय।